हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये जामिया का क्लास 11th का कॉमर्स का पेपर है जो लास्ट ईयर का है 2020 का। ठीक है, ये हमारा सेट सी है और बाकी और भी सेट हैं, तो आप जो है अपने सेट के अकॉर्डिंग मिला लें। यहाँ पर अगर फर्स्ट पेज देखें तो इंस्ट्रक्शन दिए कैंडिडेट को, और ये इंस्ट्रक्शन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका नेक्स्ट पेज है वो आपका इस तरह का होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द OMR आंसर शीट। तो हमारा जो आपकी OMR आंसर शीट होगी उसको आप कैसे फिल करेंगे उसके लिए पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो सिंगल क्रॉप ऑन अ लार्ज एरिया जो ग्रोन होती है इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन इसके अंदर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो मिलेट्स को हम क्या कहते हैं, मिलेट्स को और क्या कहते हैं? तो मिलेट्स जो हमारी हैं, दो इसमें जो चारों ऑप्शन है, आप एक बार आप जब भी कभी क्वेश्चन करें तो ऑप्शन जरूर पढ़ा करें। जो आपके ऑप्शंस हैं चारों ऑप्शन जरूर पढ़ा करें। अगर पहला ऑप्शन भी आपको 100% क्लियर, फिर भी आप ऑप्शन जो है जरूर पढ़ें। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एग्रीकल्चर शेयर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड टू द पॉपुलेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो जो लाइवलीहुड है वो हमारा यहाँ पर लगभग 60% के आसपास है। तो हमारा ये आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर 63% होगा। अगर मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर देखना चाहूँ एग्रीकल्चर का तो कितना है? 17% के अराउंड है। तो अगर जीडीपी के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड का यहाँ दिया, अगर यहाँ पर जीडीपी की बात है तो जीडीपी के लिए ये रेशियो कितना हो जाएगा? 17% के आसपास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहे हैं रबी क्रॉप्स आर शोन इन, इसका आंसर हो जाएगा विंटर। तो यहाँ पर देखो, मैंने जो पूरा क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस करें उसमें इन्होंने ना ए ऑप्शन बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मेरे हिसाब से इनको जो है वो, ये मेरी पर्सनल राय है, इनको इस तरह के ऑप्शन नहीं सेट करने चाहिए। अगर किसी बच्चे ने इसमें ए तुक्का मार दिया होगा शुरू से लेकर आज तक तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये ऐसा है ना। तो यहाँ पर जो है हम अगर बात करें तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें जो है वो ऐसे ऑप्शन सेट करने चाहिए जिसमें जो है वो हमारे 25% के आसपास एक ऑप्शंस आना चाहिए ओवरऑल पूरे पेपर में। अगर 100 है तो 100 में 25A 25B इस तरह से उनको सेट कर दें। मतलब सेट का मतलब जैसे ABCD इस तरह से वहाँ पर बीच बीच उसको सेट कर दें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है द क्रॉप दैट इज यूज्ड बोथ फॉर फूड एंड फॉडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर है मेज। ठीक है, चलिए द स्टेट विच हैज मेड रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कंपलसरी, इसका आंसर भी ए होगा, तमिलनाडु इसका आंसर है। कह रहे हैं कि टंकास, जो टंकास आर फाउंड इन, तो ये टंकास कहाँ पर मिलते हैं? आपको ये राजस्थान के अंदर टंकास मिलेंगे। और इसके बाद कह रहे हैं कि वॉट वर गुल्स एंड कुल्स। तो ये क्या है? गुल्स ये हमारे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये डाइवर्जन चैनल्स फॉर इरिगेशन पर्पस। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 9 द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इज। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर क्या है? प्रेसिपिटेशन होगा। क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। और रेन वाटर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रेन वाटर डायरेक्टली ऑप्शन नहीं है तो हम प्रेसिपिटेशन का आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं द वाटर कवर्ड सरफेस ऑफ द अर्थ इज। तो कितनी है? लगभग 70% के आसपास है, 71-72% के आसपास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो मोस्ट क्लोजली बोल सकते हो वो 3/4 होगा, मतलब 75% इसका आंसर। तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज कैलीग्राफी? तो कैलीग्राफी क्या है आप जानते हैं। कैलीग्राफी हमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसको पसंद भी करते हैं। कैलीग्राफी जो है वो एक राइटिंग का स्टाइल है जिसमें हम स्टाइलिश राइटिंग के फॉर्म में लिखते हैं उसको। 12 देख लेते हैं। द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज नॉट डेवलप्ड इन। तो अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कोरिया में डेवलप्ड हुई थी, चाइना के अंदर, जापान के अंदर, बट वो दिल्ली में डेवलप्ड नहीं हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13 देखें तो 13 यहाँ पर हमारा एक मिनट मुझे ये चेक करने दो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 13 है हु वॉज द मार्टिन लूथर। तो मार्टिन किंग लूथर और ये मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर ये कौन है? रिलीजियस रिफॉर्मर है। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 देख लो। व्हाट डज द सिल्क रूट रिफर्स टू। सिल्क रूट क्या रेफर करती है? वेस्ट
वॉन्ड चाइनीज सिल्क कार्गोज, ठीक है। नेक्स्ट देख लें 15 का, तो इसका व्हाट डिड टर्म ओरिएंट, ओरिएंट जो रेफर करते हैं वो एशिया के लिए रेफर करते हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज के लोग हैं वो इसको रेफर करते हैं ज़्यादातर। व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के साथ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी कि उसमें सारे के सारे कौन थे, ब्रिटिश कमीशन थे, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। नेक्स्ट देखें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वाज फॉर्म्ड बाई फिक्की, फिक्की बोल रहे हैं इसको, फिक्की ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया, इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। हु वाज नोन एज द लॉयन ऑफ पंजाब, तो इसमें आप राजा रणजीत सिंह का नाम लिया जाता है, लेकिन राजा रणजीत सिंह का नाम यहाँ पर नहीं है, तो आप इसको क्या लेंगे, महाराजा रणजीत सिंह। तो यहाँ पर जो है लाला लाजपत राय इसकी जगह आंसर आएगा, ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। व्हाट डिड द टर्म पिकेट रेफर टू, तो पिकेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट बाय ब्लॉकिंग शॉप इंट्रेंसेस, तो शॉप इंट्रेंसेस को ब्लॉक कर दिया और इसी को हम कहते हैं पिकेट, ठीक है। 20 देखिए, 20 कह रहा है वेयर वॉज गांधी जीज आश्रम लोकेटेड, तो साबरमती इसका आंसर हो जाएगा। आर के लक्ष्मण वॉज, आर के लक्ष्मण वो कौन थे, तो इसमें 21 का हमारा आंसर होगा कार्टूनिस्ट, आर के लक्ष्मण वॉज अ कार्टूनिस्ट। कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट इज द, कोड ऑफ कंडक्ट कौन है, ये है हमारा, तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसका आंसर आपका जो है वो सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन, तो इलेक्शन के समय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इसको कंडक्ट, इसको जो है वो लागू करती है कोड ऑफ कंडक्ट को। 23 कह रहे हैं तो ट्रैफिक, तो ट्रैफिक क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन फॉर इमोरल पर्पज, मतलब इमोरल पर्पज मतलब मोरल पर्पज को इलीगल मतलब बोल सकते हैं कि अनैतिकता है ना, अनैतिकता। तो इसमें यहाँ पर आप लिखते हो ह्यूमन ट्रैफिक इज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिक इज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वैसे तो ट्रैफिक का मतलब यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिक ही है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24 ऑन 13 अगस्त 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, इट वाज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने कहा ऑफिस मेमोरेंडम, है ना, ऑफिस मेमोरेंडम। नेक्स्ट देखें 25 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज ग्रांटेड इन इंडिया इन 1950, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब 26 देख रहे हैं, कह रहे हैं मिस्ट एम विश्वेश्वरैया was a leading engineer, टेक्नोक्रेट एंड देवान ऑफ मैसूर स्टेट, तो इसका आंसर भी क्या हमारा ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर चिंड्स इज कौन है ये, कॉटन क्लोथ, सिल्क क्लोथ, फ्लावर या वूल, इसको अगर आप 27 का आंसर लगाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, कॉटन क्लोथ है। 28 देखें, डोमिनियन मीन्स क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट एरियाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जो जहाँ पर जो इंग्लैंड ने शासन किया था, राज किया था, वहाँ का ये ऑप्शन, वहाँ उन्होंने स्टेट को बोलते हैं, उन्होंने एरियाज को बोलते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब 29 देखते हैं, 29 हमारा यहाँ पर है, कह रहे हैं मुलाटोज आर, तो मुलाटोज कौन है, 29 का भी आपका ए ऑप्शन, मिक्स्ड पीपल ऑफ यूरोप एंड अफ्रीकन डिसेंट को हम क्या बोलते हैं, मुलाटोज। नेक्स्ट देख लें, कह रहे हैं माउंड इज आ, माउंड किसको कहते हैं, तो माउंड जो है वो मेजर ऑफ वेट को कहते हैं। अब आप सोचते होंगे सारे तो ऑप्शन ए हैं, तो मैं इसीलिए तो कह रहा था कि सारे ऑप्शन के लगभग ए हैं। वर्नाकुलर इज द, आप देखो इसका ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है। नॉर्मल स्पोकन फॉर्म लिटरेसी फ्रॉम ए, सॉरी इसका ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नॉर्मल स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज लिटरेरी नो कवर पेज ऑफ द नी, इसका ऑप्शन भी क्या होगा, हमारा ए होगा, ठीक है, 31 का। तो यहाँ पर 32 कह रहे हैं वल्लाद एजा, वल्लाद कौन है, हिस्टोरिकल अकाउंट और फोक्स, तो इसका आंसर 32 का भी ये होगा, हिस्टोरिकल अकाउंट और फोक टेल इन द वर्सेस यूजिंग संग और रिसाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखें 33 द फर्स्ट कॉटन मिल केम अप बॉम्बे इन, ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, तो इसका ऑप्शन भी आपका ए होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 प्रोटो इज इंडिकेटिव ऑफ फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, इसका ऑप्शन भी आपका क्या है, ए है, ठीक है। 34 का भी आपका ए है। 35 देखते हैं, तो 35 में करें अल्फ्रेड क्रॉसबी रोट अ बुक इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म, तो इसका आंसर भी आपका क्या है, 35 का भी ए। तो आप समझ रहे हैं सारे ऑप्शन यही आ रहे हैं, तो कुछ ए तुक्का लगाया सबके सही, उसके आराम से सही होंगे।
मगर ऐसे नहीं ऑप्शन बनने चाहिए, है ना। अब देखिए ऑप्शन तो है, लेकिन इस ऑप्शन को उठा के आप बी और सी या डी में कहीं एक जगह रख दो। तो ये जो सेट किए ऑप्शन, ये गलत सेट किए। बेलरूस्कोनी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ, तो 36 का आंसर भी आपका ए हो जाएगा। 36 का भी आंसर क्या है, ए है यहाँ पर। चलो अब 37 देख लेते हैं। 37 कह रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इज अ शिफ्ट फ्रॉम द ऑक्यूपेशन टू अनदर। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके ए दिए हैं अभी तक। नेपाल विटनेसेस अ पॉपुलर मूवमेंट, तो 38 का आंसर भी आपका क्या होगा, ए होगा। चलिए यहाँ पर जो है 2006 का आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि डिफेक्शन क्या होगा, चेंजिंग पार्टी एलिगेशन फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू द डिफरेंट पार्टी, चेंजिंग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पर पार्टी कंट्री कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो 39 का भी आपका आंसर क्या है, ए है। ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखें 40 असाइंड डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर द पर्सन मेक्स अ सोन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिज और हर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, उसको एफिडेविट कहते हैं। इसका आंसर भी ये हो जाएगा। कह रहे हैं कि जो मौसरम जो है आपका द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज नोन एज, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो वो लेक्स कहते हैं, आइसबर्ग है, वल्कनोज है। तो इसका आंसर 41 का आपका इसका आंसर होगा सी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है 42 कह रहे हैं माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द, माजुली क्या है, जो माजुली है वो आपको यहाँ बताना है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर लाइन इन आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 43 के माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा आर द हाईएस्ट पीक ऑफ, किसकी हाईएस्ट पीक है, इसका आंसर भी आपका क्या होगा, देखो यही इसका आंसर है, ठीक है। हिमालय, अरावलीज, सतपुरा रेंजेस, ईस्टर्न घाट्स, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 44 देखें द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज फाउंड इन गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल, हिमालयन रीजन फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, आपने जो है वो थोड़ा सा आइडिया लगा लिया होगा। वैसे आपको ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको सीधे इसके आंसर्स पता होने चाहिए। कहना बबूल, अर्जुन, नीम एंड तुलसी आर, ये भी क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। 46 देखें कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक गुड्स इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कहना एविडेंसेस of sophisticated irrigation works of the ancient India has been found in कलिंगा, दिल्ली, अजमेर, जयपुर। तो 47 का आंसर भी आपका क्या होगा, कलिंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करें कि सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ड ओवर नर्मदा रिवर इन गुजरात, रिवर गोदावरी ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया, रिवर महानदी इन द ईस्ट सेंट्रल इंडिया, रिवर कावेरी ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बीच में जो है न्यूज़ में रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा, नर्मदा रिवर इन गुजरात। 48, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 49 कह रहे हैं कि द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द, तो यहाँ पर स्टेट के नाम बताना है कि कौन कौन सी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कृष्णा ये साउथ इंडिया में, तो यहाँ पर आपके ये दो तो बिल्कुल कैंसिल हो गए। तो अगर आपको यही पता है कि ये जो कृष्णा गोदावरी रिवर है साउथ इंडिया में, तो आप दो ऑप्शन कट कर सकते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका आंध्र प्रदेश से। तो 49 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर ए है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 50 है। 15 कह रहे हैं भूदान ग्रामदान मूवमेंट वॉज अंडरटेकन बाई विनोबा भावे, इंदिरा गांधी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। 50 का भी आंसर क्या होगा, ए होगा। 51 देखें एटीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सा, अब कह रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। तो ये एग्जाम्पल ऑफ द, क्योंकि सर्विस सेक्टर में आता है इसलिए टर्शरी सेक्टर होगा। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरहुड कंट्रीज अ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। का आंसर क्या होगा, श्रीलंका हो जाएगा। बांग्लादेश, नेपाल ये सब नहीं है, श्रीलंका जो है उसकी जो कंडीशन है वो ज्यादा बेटर है। कह रहे हैं कि क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड पर कैपिटा इनकम। क्लासिकल व्यूज के हिसाब से अगर देखें तो पर कैपिटा नेशनल इनकम, पॉलिटिक्स नहीं, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम होगा। डेवलपमेंट क्राइटेरिया इंक्लूड इक्वल इनकम, फ्रीडम, पॉलिटिक्स, इक्वल ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। 54 का आंसर आपका ए होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट कह रहे हैं IMR स्टैंड्स फॉर। तो IMR की बात करें तो इसका मतलब होता है
इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो आप इन्फेंट अगर आपको पता आई फॉर इन्फेंट है तो इंटरनेशनल कट जाएगा, इंटरनेशनल कट जाएगा और इंडियन कट जाएगा, तो वैसे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन इसका होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो नहीं रेट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 56 से हमारे यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। तो आपको देखो अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये तो आपका 1 के आसपास होगा, 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 1.5 और 2 से लेस देन 2 होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू लगभग आपकी 4 प्लस आएगी, इसकी वैल्यू भी अगर आप देखें तो 3 प्लस आएगी, तो इसका आंसर सिर्फ ये वाला हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू अगर आपको पता है तब भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वही आपको करना था। तो इसका आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर होगा 56 का बी। चलिए कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल। आपको पता है कि ये इरेशनल होगा, मैंने जो ये इनफाइनाइट होता है, ये नंबर भी आपका इरेशनल, ये तो नॉट डिफाइंड होगा। पाई जो है वो इरेशनल में आता है, और रैशनल क्या हो जाएगा 0/4, 0 upon something always equal to 0 and 0 is a rational number. Any number which can be written in the form of PYQ is called rational number. चलिए 58 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। देखो ये मत लगा देना ऑप्शन, ये 2/3 हो जाएगा, ये रैशनल। ये आपका 4/5 ये तो रैशनल होगा, ये भी आपका रैशनल हो गया। ये आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो ये भी रैशनल है। ठीक है, तो इरेशनल आपका ये बचा, तो इसका आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जब आप देखिए बहुत ही आसान है, क्लास 9th की मैथ का, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑलवेज रैशनल। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 60 क्वेश्चन। तो 60 में अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू, इसके इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप क्या करें 0.375, इस पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व 25 से आराम से कर सकते हो, नीचे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और ऊपर आएगा 1 जा 25, तो 25 1 2 और 5, ये 5 जा हो गया। और फिर आप किससे कैंसिल कर दो, 3 से 5 से कर लो, 5 3 जा और 5 8 जा, तो 3/8 आ रहा है। 3/8 देखो तो ऊपर 3 आना चाहिए, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हो सकता है। तो ये नीचे कितना है 9 है, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखो ये तो आपको बहुत ही आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं, कॉमर्स और आर्ट्स में बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। x³ + y³ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ अगर आप ध्यान दें तो ये वैल्यू आप अब अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी किया आगे 63 62 देखें, ये जो वैल्यू है डायरेक्टली 9th में आपको दे रखी है, ये होता है x + y + z, ये आपका होगा। और देखो x + y + z मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, तो a और c में से कोई एक होगा। अब यहाँ ध्यान से देखें, अंदर तो होगा x² + y² + z², और यहाँ आता है माइनस का xy और माइनस yz, मतलब ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 63, x + y का होल क्यूब इज एक्सपेंडेड इन द रिटन इन द फॉर्म ऑफ। तो a + b का होल क्यूब या x + y का होल क्यूब क्या होता है, x + y का होल क्यूब आपका होगा x³ + y³ प्लस आपका क्या हो जाएगा 3xy और x + y। जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x³ + y³ + 3x² y प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ एक मिनट कहीं गड़बड़ हुआ है, x - y आना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 3xy², क्या माइनस का 3xy²। एक मिनट में यहाँ चेक कर लूँ, x + y का होल क्यूब 63 का कर रहा है ना, तो 63 का नहीं ये माइनस थोड़ा होगा, सही तो है, मैं सही कर रहा था अभी। एक मिनट, सॉरी गाइस, उसके लिए देखो ये प्लस होगा यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा 3x² और xy² कहाँ है, एक मिनट, ये x³ + y³ 3x, यहाँ ये आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर आपको ये अगर मान लो ये x माइनस वाई का होल क्यूब होता तब हम क्या करते, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और यहाँ x माइनस वाई होगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 3x² y और प्लस का 3xy²। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस होगा एक माइनस होगा और ये माइनस है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 65। तो 64 हमारा हो गया। 64 एक मिनट, 64 हमने कर लिया नहीं किया, 64 हमने देखो कह रहे हैं कि आपको बताना है द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन बाई विच, इस स्मॉलेस्ट नंबर से जो है वो हम मल्टीप्लाई करें इस नंबर को 1/3 को मल्टीप्लाई सो दैट ए डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेस, एक प्लेस के बाद। इसका मतलब ये कह रहे हैं वो वैल्यू 1/10 आनी चाहिए, मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू जो है वो 1/10 आए। मान लो x नंबर से x की वैल्यू है 3/10, तो 3/10 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर जो है वो भी हो जाएगा। 65 देख लेते हैं, तो ये तो डायरेक्टली बहुत आसान सा है, आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दें क्योंकि ये 0.23 बार है और 0.22 बार है, ऐड करेंगे 0.45 बार हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो ए आ जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 66 देख लो। 66 में कह रहे हैं कि सिमरन बॉट पेट फूड और बर्थ इतने, देन सोल्ड 1/3 इनकरिंग अ लॉस ऑफ 40%। वॉट, ठीक है, ये तो क्वेश्चन जो है वो 9th का है। तो यहाँ जितना लॉस, यहाँ पर जितना लॉस हो रहा है उतना ही उसको इस तरह से करना है कि ओवरऑल प्रॉफिट, मतलब जो है ये आपका सीपी है तो सेलिंग प्राइस भी आपका सेम होना चाहिए, मतलब आपका 56,000 होना चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि 56,000 में 1/3 कितना हो गया, 1/3 ऑफ 56,000 आप निकाल लें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 जो भी है 56,000 डिवाइड बाई 3 कर दो उसको, है ना, 3 से आपका नहीं कटेगा, ये डिवाइड बाई 3, तो रिमेनिंग क्या हो गया 2 × 56,000, ये वैल्यू हो गई, है ना, ये वैल्यू डिवाइड बाई 3। तो इस वैल्यू पर उसको 40% का लॉस हुआ। इसका मतलब जो ये सेल करेगा, मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये उसने इतने पार्ट को बेच दिया, है ना, ये उसकी क्या थी कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में 40% का जो है वो उसको लॉस हो रहा है ना। ही देन सो 1/3 ऑफ द इनकरिंग लॉस ऑफ इतना। ठीक है, तो इसका पहले आप सेलिंग प्राइस निकाल लें। ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो इसका भी आप सेलिंग, ये तो आपका क्या है, ये तो आपकी कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस, ये भी आपका क्या कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से आप सेलिंग प्राइस निकाल लें तो ये आपका 100% है, और जो इसने बेचा है मतलब उसको जो है वो 40% का लॉस हुआ, इसका मतलब 60% की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसका 60% जब निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मतलब इसका SP1 जो हमारा हो जाएगा 60% ऑफ, आप बोल सकते हैं 56,000 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा, ये आपका होगा 0 0 0 0, तो ये आपका आ रहा है 112 हो जाएगा ये, और इतना जो है वो सेलिंग प्राइस होगा। मतलब इसको देखिए 60%, उसको 40% का लॉस हो गया, है ना, 40% का लॉस हुआ। इसका मतलब उसने, ये देखो वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू लगभग कितनी आ रही है, 3 और लगभग 19,000 के आसपास, है ना, 19,000 सिक्का में, तो वो 11 इतना SP1 हुआ। अब उसको लॉस नहीं करना है, इसका मतलब बाकी जो 56,000 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 56,000 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11,200, तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, ये आपकी निकलेगी 0 0, और ये आपका आ जाएगा 8, और यहाँ 55 514, और यहाँ से आपका 44,800 का वो बेचेगा, है ना। यहाँ पर क्या है, वो उसको बेचना पड़ेगा, कितना है यहाँ पर, कितना आया था अभी 44,800 इतने का उसको सेल करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस इतनी है। अब यहाँ पर पहले अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, जो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको यहाँ निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई आपका कॉस्ट प्राइस आएगा इंटू आपका 100% हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्या। अब इससे जब आप सॉल्व करेंगे, ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा 66 का जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर जो मैं सॉल्व कर आया वहाँ पर आपका आ जाएगा 20%। ठीक है, 20% आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट कर रहे हैं कि योर शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%
after selling a book of 20% discount on printed price, the ratio of the cost and printed price। तो ठीक है, आपको रेशियो बताना है, मतलब रेशियो क्या मतलब कॉस्ट प्राइस एंड आपको प्रिंटेड प्राइस का रेशियो बताना है। एमआरपी बोल सकते हो, एमआरपी कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी। कह रहे हैं कि शॉपकीपर्स को जो है 15% का प्रॉफिट हुआ आफ्टर सेलिंग बुक 20% डिस्काउंट। तो मान लो उसका एमआरपी जो है वो 100x है ना, तो उसने जो सेल किया वो 20%, मतलब एमआरपी उसकी कितनी हो जाएगी, एमआरपी जो है वो उसकी 100x हो जाएगी। ठीक है, एमआरपी 100x होगी, इस पर 20% का उसने डिस्काउंट दिया, मतलब उसने जो है वो 80x की बेच दी। अब 80x पर भी उसको कितना 15% का प्रॉफिट, मतलब ये वैल्यू कितनी है 115% की वैल्यू है 80x, है ना। आपसे कह रहे हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 100 इंटू आपका 80x डिवाइड बाई 115, ये आपका हो जाएगा 115 होगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो नीचे तो आपका 100x आएगा, ऊपर आपका 100 इंटू आपका 80x और ये आपका हो जाएगा 115। तो ये x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये आपका हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 115, कितना 80 डिवाइड बाई 115 आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देखो 5 से हो जाएगा ना, 5 बन जा 5, 5 6 जा 5 2 जा और 5 3 जा, है ना। तो 16 डिवाइड बाई 23 आ जाएगा। 67 का जो आपका आंसर है वो सी होगा, यहाँ पर सी। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 68 की, जो 68 हमारा यहाँ हो जाएगा, इफ अ पर्सन सेल्स अ साड़ी ऑफ 50 to 100 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 30% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी। तो कह रहे हैं कि इतने रुपए की ये उसका सेलिंग प्राइस है और इस सेलिंग प्राइस पे 30% का प्रॉफिट हुआ, मतलब ये जो वैल्यू दी है वो 130% की वैल्यू दी है। तो हमसे कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकालो, मतलब 100% की वैल्यू ये निकलवा रहा है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, मैंने सारे कोर्सेज बना चुका हूँ। देखो ये तो वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसान सा है, मतलब आप बोल सकते हो कि क्लास 8 लेवल का है। तो यहाँ पर जो है वो आपको 130 की वैल्यू गिवन है, 130% की 52, मतलब आप दो ऑप्शन को अगर आप देखें तो 50 to 100 से कम आएगा आंसर। सारे ऑप्शन कम है तो कोई बात नहीं, हम उसको ऑप्शन एलिमिनेट अभी नहीं कर सकते। 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 इंटू 52, 100 डिवाइड बाई आपको 130 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 13 चौका 52 40, मतलब 4000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं ये आपके लिए। तो 4000 अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये सब पेपर, है ना। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो इतना है देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है, मान ले रहे हैं कॉस्ट प्राइस कितना 4x और सेलिंग प्राइस कितना है 5x है। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। और जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ पर x है, और तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्या हो जाएगा इंटू आपका 100% हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये x डिवाइड बाई 4x इंटू 100, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 25, ये परसेंट है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा परसेंट आ जाएगा 25%। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा सी हो जाएगा 69 का। ठीक है, तो 69 का आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा 25%। 70 देखें, अब आई 2 बाइसिकल वर सोल्ड फॉर इतने गेनिंग 5% और 1 लूजिंग ऑन द अदर, ओवरऑल निकालना है। देखो मैंने एक फॉर्मूला था x प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, और ये ओवरऑल गेन या लॉस होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं गेनिंग मतलब प्लस का 5% होगा, यहाँ कह रहे हैं लूजिंग मतलब माइनस का 5% होगा। इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो, यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 5 माइनस 5 प्लस यहाँ पर 5 और माइनस 5 ये होगा, है ना, एक प्लस एक माइनस डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा माइनस का 25 डिवाइड बाई 100%, तो ये कितना आया 0.25%। वो भी माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब यहाँ पर है लॉस, माइनस का मतलब क्या होगा यहाँ पर लॉस होगा, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 0.25% लॉस, मतलब डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अब 71 देख लो। 71 में इफ सेलिंग प्राइस, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स,
बताना है आपको लॉस या गेन। तो सबसे पहले आप तो हमेशा हमें जो है वो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो यहाँ प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है देन यहाँ पर क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 40 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस, तो मैं लिख ले रहा हूँ उसको इस तरह से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉस्ट तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। देखो कॉस्ट तरफ हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा 1 रुपए का 1 रुपए की कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस फॉर 1 आर्टिकल, फॉर 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 1 रुपए मान ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, 40 रुपीज़ हो जाएगा, 50 रुपीज़, कितना 50 रुपीज़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 50 रुपीज़ का, अब ये देखो, अब यहाँ करें कि सेलिंग प्राइस मतलब आपने 40 आर्टिकल आपने कितने के बेचे, 50 रुपीज़ के बेच दिए। कितने रुपए के, 50 रुपीज़ के। तो 1 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 5/4 रुपीज़ हो जाएगा। कितना, 5/4। तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना, 1 रुपये है। कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपये है और सेलिंग प्राइस आपका 5/4 है तो यहाँ से बहुत आने, आपको पता है कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर लॉस वाला कोई है तो उसको काट दो आप, उसको देखो लॉस वाले यहाँ पर 2 हैं, 2 बार गेन है, मतलब प्रॉफिट मतलब गेन। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको हमेशा लिखना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो यहाँ पर मैंने कॉस्ट प्राइस कितना लिया है, कॉस्ट प्राइस 1 रुपये लिया है, सेलिंग प्राइस 5/4 है, माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100%। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही, 5 - 4 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 इंटू आपका 100%। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25% यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 60 कौन सा क्वेश्चन था, ये 70। तो 71 क्वेश्चन है, तो 71 क्वेश्चन में 25% का गेन आ रहा है। 71 का आपका क्या ऑप्शन क्या होगा, सी जो है वो आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 देख लो, 72 में कह रहे हैं आज सेलर ए सेल्स अ कार टू बी 10% लॉस पे। तो मान लो कि यहाँ पर ए है और ये बी है, ठीक है, तो लॉस पे बेच रहा है, 10% लॉस पे, है ना। तो अगर इसके लिए वो कार जो है वो 100x की है तो इसके लिए एक मिनट लॉस पे बेच रहा है ना, लॉस पर। तो अगर इसने जो है वो 100 रुपए की खरीदी होगी इसके लिए, तो इसको इसने कितने की बेच दी, 90x की बेच दी, ठीक है। कह रहा बी ने जो सेल्स की इतने रुपए की कर दी एंड गेन 25%। तो बी ने यहाँ पर देखना, ध्यान रखना, इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो ये वाली है, ये वाली कॉस्ट प्राइस 100x। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसने जो 90x की खरीदी और उसने 54 कितने की, 54,000 की बेच दी और उसको कितना गेन हुआ, 54,000 की उसने बेच दी, उसको 20% का गेन हो रहा है, 20% का गेन हो रहा है। मतलब 20% गेन मतलब इस पर 20% का, तो इसका 20% कितना होगा, 108x होगा। मतलब इसका 20% निकालो, 90 का 20%, 120% तो 108। तो 108x की वैल्यू इतनी है, तो आपको 100 की वैल्यू निकालना है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100x की वही 100 इंटू आपका 5400 हो जाएगा और डिवाइड बाई आप मतलब 100x बोल दो, है ना, 100x और ये 108x, ठीक है। तो x काट दो आप और ये आपका हो जाएगा, अगर आप देखें 18 से काटो तो यहाँ 54, तो ये होगा 108, 6 जा तो 6 5 जा 35, तो ये आपका होगा 5000 x की वैल्यू, ये आपके 5000 या 50,000 या 54,000 ना, तो ये आपका आ जाएगा 50,000। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 72 का। तो 72 का आंसर आपका बी हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको आने चाहिए। अब देखो फटाफट कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी वही वाला क्वेश्चन करें, फ्रूट सेलर बाइज अ लेमन एट 2 फॉर अ रुपी, 1 रुपये में 2। उसने उसकी कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें तो 1 रुपये में, मतलब 1 रुपये में कितने, 2 बाई किए, तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 लेमन के जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितना हो जाएगा, 1/2 रुपी,
ठीक है। करेंट सेल्स 5 फॉर 3 रुपीज़, और उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं कि उसने 5 को सेल कर दिया 3 रुपये में, है ना, 3 रुपये में। तो एक की जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगी, एक की जो सेलिंग प्राइस है वो 3 डिवाइड बाई 5 रुपीज़ हो जाएगी। कितनी? 3 डिवाइड बाई 5 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये 0.6 आ जाएगा और ये 0.5, मतलब वहाँ पर वो थोड़ा इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई आपका कॉस्ट प्राइस इंटू आपका 100 होगा, और इसको परसेंटेज में लिख लें तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/5 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1/2 इंटू आपका 100%। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका 10 हो जाएगा। तो ये 6 माइनस 5 और डिवाइड बाई आपका 1 डिवाइड बाई 2, 2 का 5 जा, और इंटू आपका 100%। तो ये हो गया आपका 20%, यहाँ पर आ जाएगा 20%। तो ये परसेंटेज में, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 20%। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73 का आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि अ पर्सन सोल्ड अ स्टोव फॉर 23 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ इतने में सोल्ड किया, इतना लॉस है। व्हाट वाज द प्राइस वुड यू सोल्ड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8%? तो ध्यान दो, अब उसने जो है, देखो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो, है ना, कॉस्ट प्राइस निकालना जरूरी है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो देखो अगर उसने 423 का सेल किया तो उसको लॉस हो गया 6% का, मतलब 100% खरीद के तो 94% की वैल्यू दी है, 94% की वैल्यू दी है। कह रहे हैं कि 8% का प्रॉफिट के लिए कितने बचेगा? तो 108 की वैल्यू आपको निकालनी है। कितना आसान हो गया? 108 इंटू 423 डिवाइड बाई आपका 94 हो जाएगा। अब इसको जो है वो आप जो है सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 74 की। अगर मैं बात करूं तो 486 आनी चाहिए, 423 से तो ज़्यादा आएगी, है ना। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 254 और 2 4 जा एंड 2 7 जा, है ना, और इसको काटेंगे तो ये 9 जा 470, हाँ 9 टाइम्स, ये मेरे हिसाब से 9 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 48, 486 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर 486 करेक्ट है। चलिए 75 देख लेते हैं। तो 75 में कह रहे हैं तो ये जो है रिपीट हो गया, तो इसको तो आप डायरेक्ट लगा दें, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये बी करेक्ट आंसर है 75 का। और 76 देखें तो 76 भी रिपीट हो गया है, तो 76 में आपका आंसर ये है सी वाला करेक्ट। और 76 अब 77, अब देखो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पॉलिनोमियल डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर, ये करेक्ट हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि x माइनस वाई का होल क्यूब आपका क्या होगा? तो मैंने बताया था उस समय x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और यहाँ पर आपका x माइनस वाई होगा। तो जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आना चाहिए। अब देखो इसको एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हर जगह है, और माइनस का 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और x² वाला माइनस होगा। और देखो ये बीच में प्लस तो नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो गया। ये माइनस है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। और ये आपका आ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x², ये प्लस का 3x² है तो ये भी कैंसिल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। 79 देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर। देखो बाकी से क्वाड्रेटिक के लिए 2 उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये नहीं, ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। कह रहे हैं कि फेयर प्राइस शॉप्स आर नोन एज, तो फेयर प्राइस शॉप्स को हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप कहते हैं। तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 81 देख लेते हैं, तो 81 में हमारा हो जाएगा विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स द लिबरलाइजेशन ट्रेड ऑफ इंटरनेशनल लेवल, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं। चिट फंड्स कम अंडर, चिट फंड्स किसके अंडर? अनऑर्गेनाइज क्रेडिट के अंदर आते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 83 देख लेते हैं, तो कह रहे हैं द बैंक लेइंग डाउन द नॉर्म्स फॉर द बैंक, किसके जो बैंकों के लिए नॉर्म्स जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन में आते हैं उसको बोलते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है वो बैंक ऑफ इंडिया भी बोल सकते, मतलब हमारे जो देश का जो अकाउंट है वो इसके अंदर खुला होता है। इंडिया का जो अकाउंट है वो RBI के अंदर है।
मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, मनी इज ए करेंसी, वैल्यू बताता है मनी। नेक्स्ट जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी एंड आर्ट। तो ये जगह टर्शरी बिकॉज इट इज इन द सर्विस सेक्टर, बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर। ठीक है, कह रहे हैं कि वन ऑफ दीज इज नॉट अमॉन्ग द 3 मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय डेमोक्रेसी। तो ओलंपिक स्पिरिट एक ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर नहीं आती, बाकी तीनों चीज़ें यहाँ पर आती हैं। कहने की व्हाट एक्ट्स इज कंसीडर्ड द वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 87 का ए आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 88 हमारा कहना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 86 का आंसर हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक। 86 कौन सा, सॉरी 88, तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ सी हो जाएगा। 89 देखो, कह रहे थे फुल फॉर्म आरटीआई, अभी तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका राइट टू इंटेलिजेंस नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं, राइट टू एस नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखा करो, जो नहीं होगा उसको कट कर दो जिससे कि आपका माइंड वहाँ जाएगा ही नहीं। व्हाट इज द चैलेंज टू डेमोक्रेसी, तो चैलेंज टू डेमोक्रेसी, करप्शन, वोट बैंक, ये दोनों जो है वो चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 91, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, इनकम, पॉपुलेशन, करप्शन। तो जो डेमोक्रेसीज जो हैं वो किस पर बेस्ड हैं? वो हमारी पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 92 का भी आंसर आपका ए हो जाएगा। 93 ओरिजिन ऑफ द डेमोक्रेसी फॉर ऑर्डिनरी डेट्स बैक 1688। तो 93 का आंसर आपका बी हो जाएगा। और 94 देख लेते हैं, तो 94 का हमारा द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। क्या कहते हैं उसको? फेमिनिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं। सी आंसर करेक्ट है। 95 द जेंडर मीन्स डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल बेस्ड ऑन द सेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 96 हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट्स लोकेटेड इन उड़ीसा। तो उड़ीसा का मैं इसमें आंसर आपको दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला या बोकारो, कौन सा आंसर देना है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राउरकेला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केटिंग ऑफ स्टील इन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इसका आंसर है सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो सेल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं व्हाट लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। तो वाराणसी एंड कन्याकुमारी, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताना है ये कौन सा नेशनल हाईवे, इसका नाम बताइए, और कौन सा है, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, 1 है, कौन सा है, 9 है, 11 है, नेशनल हाईवे क्या है? तो 92 देख रहे हैं, कह रहे हैं 99 व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। तो सीएनजी एंड एलपीजी के आपको फॉर्म बतानी है। कंप्रेस्ड, देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इन्होंने जो है देखो क्या कर रहा है, मतलब कहीं से कट पेस्ट या कॉपी किया है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को ये तक इसको एडिट तक सही से नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि कितनी लापरवाही से उन्होंने पेपर किया को एडिट किया है ना, पेपर बनाया। तो यहाँ पर जो है व्हाट आर द फुल फॉर्म्स ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। तो सीएनजी एंड एलपीजी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, एलपीजी जो है वो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 100, कह रहे हैं मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन फ्लावर्स, वीज। बिल्कुल नहीं हो सकता ये, ट्रीज नो, ओट्स। इसका आंसर क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन, 48 पेजेस थे इसके अंदर, तो ये हमने जो है वो 100 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। और आई होप कि आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होंगी। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारी वीडियोस को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग।